भारतीय जनता पार्टी के लोग सामाजिक न्याय के विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश यानी पूरे देश में जहाँ भी माहौल खराब होता है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग माहौल खराब करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं। और सबसे मुख्य मुद्दा जो है बेरोजगारी है, विकास है, और इतना ज्यादा अपराध बढ़ गया है। अपने लिए नहीं कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग 300 पार, वो कह रहे हैं बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा। बदलाव तब होगा जब बीजेपी हटेगी और सपा सरकार में आएगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ पर अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम वायदे किए जा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि इस बार भाजपा साफ, तो वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो लगातार दावा कर रहा है कि इस बार 300 पार। ऐसे में हम राजनीति की समझ रखने वाले पूर्वांचल के एक कद्दावर नेता के पास बैठे हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत किस करवट बैठ रही है और उत्तर प्रदेश में जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, कोई अखिलेश यादव के परिवार से टूटकर बीजेपी में जा रहा है, तो कोई बीजेपी से टूट करके समाजवादी पार्टी के कुनबे में शामिल हो रहा है। तो ऐसे में राजनीति का समीकरण क्या कह रहा है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2022 में किसकी सरकार। तो देर ना करते हुए स्वागत करेंगे पूर्व सांसद आजमगढ़ जिले से रमाकांत यादव जी का, जिनका पूर्वांचल की राजनीति में अपना एक कद है, अपना एक नाम है, अपना एक रसूख है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, जिस तरह का समीकरण है राजनीति का, उस तरह से अगर देखा जाए तो आप क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं, 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, तो रुझान जो आ रहे हैं, चाहे वो राजनेताओं की तरफ से या जो जनता अपना रुझान दिखा रही है राजनेताओं के प्रति, उसको देख करके क्या कहना है सर? देखिए, पहली बात तो जो ये चुनाव हो रहा है जी विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, जी, ये चुनाव जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है। जितना प्रयत्न हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ कर के जनता हाथ बटा रही है। और जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। रहा सवाल, आपने अभी कहा है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं 300 के पार जी, लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो बीजेपी के लोग अपने लिए नहीं कह रहे हैं। अच्छा, वो समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब की बार 300 के पार। अच्छा, ये उनका कहने का मतलब, उसको थोड़ा आप लोग समझिए। वो जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 300 के पार जा रही है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अभी आजमगढ़ में अमित शाह जी आए थे जब विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बदलाव तो तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और समाजवादी पार्टी की। सर, उन्होंने ये कहा था कि बदलाव ऐसा होगा कि पहली बार कोई पार्टी रहेगी जो दोबारा सत्ता में आएगी। हालांकि यूपी का इतिहास ऐसा नहीं जाना जाता। उन्होंने यही कहा था कि बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। बदलाव तो तभी माना जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से हटेगी और समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी। तो बहुत बड़ा बदलाव उन्होंने खुद कहा, बदलाव हो रहा है। जनता आप देख रहे हैं, आए दिन मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर आ रहा है। कहीं सीतापुर में किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को तक खदेड़ा जा रहा है। जो हमारे नेताओं ने मंच पे कहा था कि अब की बार खदेड़ा होगा, तो सीतापुर में आपने देखा खदेड़ा हो रहा है। आपने देखा कौशाम्बी में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी गए हैं, वहां पर भी उनके साथ वही हुआ, खदेड़ा हुआ है। क्या क्या नहीं हुआ, बचा क्या है? अब ये है कि ये लोग बेहाई कर रहे हैं, हल्ला करने में तेज हैं। जो इन लोगों ने मीटिंग पर रोक लगवा दिया। भाजपा सर आरोप लगा रही है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग ही सारा फसाद खड़ा कर रहे हैं, अपने लोगों को भेज दे रहे हैं, हल्ला मचवा रहे हैं वहाँ पे, और भाजपा के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश में है। देखिए, जो माहौल खराब करने का मामला होता है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश यानी पूरे देश में जहाँ भी माहौल खराब होता है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग माहौल खराब करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं। जबकि हमारे देश में हमेशा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलजुल कर आते हैं, भाईचारे का संबंध बना कर आते हैं। इनके दिमाग में जो माहौल इसको मान रहे हैं बिगाड़ने का, जैसे इनकी जब मीटिंगें होती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी आते थे, मुख्यमंत्री जी आते थे, तो
हर जिले के डीएम, एसपी, एसडीएम सभी अधिकारी लग जाते थे। सभी कर्मचारियों को, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे आशा किरण हो, या कोई भी कर्मचारी हो, उनको बसों में भर भर के ले जाते थे मीटिंग में। आगे मीटिंग होती थी, पीछे लोग पार्टी की शिकायत करते थे, आपने देखा होगा। और वहीं पर जैसे सुल्तानपुर में जो 6 लेन जिसको माननीय अखिलेश जी ने शुरुआत किया था, पैसा दिया था, किसानों को मुआवजा दिया था, जमीन एक्वायर किया था, बनवाना शुरू कर दिया था, अब वो बन के पूरी हुई इनके सरकार में। तो उद्घाटन करने के लिए जब सुल्तानपुर में आए, जहां पर सेना की जहाज उतरी थी, तो कम से कम 20 जिले के अधिकारी कर्मचारी लग करके सरकारी बसों से वहां लाए, तो लगभग 40-50 हजार की भीड़ हुई थी। और माननीय अखिलेश जी जब वहां जाते हैं, 12-2 बजे रात को पहुंचते हैं, गाजीपुर चलते हैं, आजमगढ़ होते हुए जब 2 बजे रात को पहुंचते हैं, तो वहां लाखों की भीड़ थी। इसलिए घबरा करके इन लोगों ने, आज तक चुनाव नहीं माहौल बिगड़ा जब से देश आजाद हुआ, केवल ये घबरा करके एक साजिश के तहत चुनाव आयोग को सहमति में लेकर के, चुनाव आयोग के माध्यम से इन लोगों ने ये किया कि कोई भी रैली या वो न निकलने पाए, पद यात्रा हो या रैली हो या जनसभा हो, न होने पाए, क्योंकि अब तो अधिकारी लाएगा नहीं, आचार संहिता लगी हुई है। अब जब अधिकारी नहीं लाएगा, तो चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे प्रधानमंत्री आए, तो 5,000, 4,000, 10,000 की भीड़ होगी। और अखिलेश जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में किसी कोने पर अखिलेश जी जाएंगे, तो स्वाभाविक है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की भीड़ होगी। ये लोग घबरा करके ये सब किया इन लोगों ने साजिश के तहत। आप घबराने की बात कर रहे हैं सर, कैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव जी ने, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आप क्या इस बात को मानते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने समय में पूरी जमीनों का अधिग्रहण नहीं कर पाए थे, काफ़ी कुछ शेष था? क्या समाजवादी पार्टी इतना थैंकफुल नहीं हो सकती बीजेपी के प्रति कि उन्होंने अखिलेश यादव के एक ड्रीम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराया, कहीं से बीच में अटकाने का काम नहीं किया? देखिए, अखिलेश यादव जी अपने मुख्यमंत्री काल में उसको प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया है जी, पूरा पैसा अलॉट कर दिया, किसानों का भी पैसा अलॉट किया, 80% रजिस्ट्री हो चुकी थी, 20% रजिस्ट्री होना बाकी था, तब तक सरकार चली गई। लेकिन रहा सवाल, जो अखिलेश यादव ने जो सोचा था बनाने के लिए एक्सप्रेसवे को, ऊंचाई कम कर दिया इन लोगों ने, बीच का डिवाइडर 12 मीटर था, उसको 2 मीटर कर दिया इन लोगों ने। आज भी आप चलेंगे तो रोड पर जंपिंग होती है। रोड को इन्होंने खराब कर दिया है। जो उनकी सोच थी कि जो लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनी है, उससे बढ़िया बनाने की उनकी सोच थी। अच्छा, जगह जगह पे मार्केट बना रहे थे, बाजार दे रहे थे, और आवागमन में जो लोग जाते हैं उनके लिए रास्ते में चाय पानी के लिए ढाबा, होटल, पेट्रोल पंप हर व्यवस्था दिए थे। तो इन लोगों ने हर जगह कोताही किया और कह दिया कि हमने कम में बनवाया। जब आप ऊंचाई कम कर देंगे, मटेरियल कम कर देंगे, चौड़ाई कम कर देंगे, स्वाभाविक पैसा। लेकिन शुरू किया उन्होंने, पैसा दिया उन्होंने, 80% किसानों की जमीन की रजिस्ट्री करवाया उन्होंने, टेंडर भी करवा दिया था। तो उसी काम को इन लोगों ने पूरा किया है। तो इनका एहसान नहीं, एहसान तो माननीय अखिलेश यादव जी का है इस पर। चलिए, आप भी भारतीय जनता पार्टी में कभी शामिल हुए थे, आप भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र सांसद हुए थे उस वक्त जब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। खैर, ये अब अलग की बात है कि आपने पार्टी छोड़ दी है। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, एक राजनीतिक के तौर पर, ये नहीं कि किसी पार्टी के बेसिक पे या बिहाफ में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है उत्तर प्रदेश में जो आप एक राजनेता के तौर पे, एक नेता के तौर पे बिना पार्टी का पक्ष लिए उसको गिना सके? देखिए, जो आप मुझे कह रहे हैं पार्टी में थे, ये सही, भारतीय जनता पार्टी में था, उस सांसद भी हुआ था। लेकिन आपने देखा होगा, मैं सांसद था तब भी नहीं था, तब भी भारतीय जनता पार्टी में जब तक था जी, मैंने हमेशा सामाजिक न्याय की बात किया है जी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सामाजिक न्याय के विरोधी हैं। अच्छा। और हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। इस बात को लेके हमारी दूरियां हुई हैं। अच्छा। और काम गिनाने की जो बात है, काम हम गिना सकते हैं, बहुत काम गिना सकते हैं। काम इनका पहला नंबर 1 काम, गोरखपुर विश्वविद्यालय में 71 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई। एक भी पिछड़ा, एक भी दलित, एक भी माइनॉरिटी का नहीं हुआ, सब टोटल वही लोग हुए।
अच्छा। संघ के लोग। यानी यहाँ भी अन्याय हुआ। बीएचयू में जो नियुक्तियां हुई, अच्छा। एक भी एससी बीसी या माइनॉरिटी नहीं हुई। लास्ट में वहाँ के बीसी ने कह दिया कि हमें अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं पाए, योग्य नहीं मिल पाए। तीसरा इनका विकास का काम है, रोजगार जो दिए हैं, बहुत बड़ा रोजगार दिए हैं। आज हमारा किसान ठंडी के मौसम में जो खा करके अपने घर में सोने की बात थी, आज वो अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। अच्छा। जो हमारा पशु घूम रहे हैं उसकी रखवाली कर रहा है। ये भी एक विकास का काम, रोजगार तो दे ही दिया। अच्छा। जाओ अपने खेत की रखवाली करो, ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो। तो इस तरीके से अभी 69,000 जो शिक्षक की भर्तियां थी, उसमें इतनी बड़ी बेईमानी हुई। अब स्वयं वो कहते हैं कि गलती हुई है, हम इसको पूरा कर देंगे। अच्छा। ये कह रहे हैं। तो यही सब इनके अच्छे काम हैं। आज इन्होंने जब चुनाव आया तो कह दिया हम किसानों की बिजली का जो बिल है उसका हाफ कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। लेकिन आधा तो कर रहे हो आप। जो 5 साल में लिए हो किसानों से, क्या वो आधा उसको वापस करोगे? अगर नहीं करते हो तो फिर इसके लेने से कोई फायदा नहीं। मतलब आप वोट के लिए किए हो, आप लोगों को लुभाने के लिए आप किए हो। तो क्या लगता है आपको, जो जैसा अखिलेश यादव जी लगातार वादा कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और तमाम चीज़ें कह रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कह रहे हैं, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में ऐसा अखिलेश यादव की अगर सरकार बनती है तो संभव हो पाएगा? अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जो जो वादा किया था सभी वादों को पूरा किया। किया कि नहीं किया? आपने देखा उस समय उन्होंने कहा था जो शिक्षा मित्र हैं उनको हम पूर्ण अध्यापक का दर्जा देंगे, और दर्जा दिया उन्होंने। और उनकी कथनी करने में कोई फर्क नहीं अखिलेश यादव के। अच्छा। अखिलेश जी ने अगर ये कहा है किसानों को हम 300 घरेलू बिजली में 300 यूनिट फ्री देंगे, किसानों के ट्यूबवेल के लिए फ्री देंगे, और अगर उन्होंने ये कहा है कि जो पेंशन थी लोगों की खत्म कर दी गई है, पेंशन की योजना हम पुनः लागू करेंगे, तो स्वाभाविक है जब कहे हैं तो करेंगे वो। इसमें अच्छा। कोई दो राय नहीं है। अच्छा। जो तमाम नेता समाजवादी पार्टी में टूट टूट कर आ रहे हैं, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान और तमाम नेता भी आए उनके साथ में, लेकिन 2 प्रमुख चेहरे रहे। वहीं अपर्णा यादव अखिलेश यादव के कुनबे से निकल करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करती हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए आपने मुझे कहा ना कि आप भारतीय जनता पार्टी में थे। मैंने बताया कि मैं सामाजिक न्याय का पक्षधर हूँ। बीजेपी के लोग सामाजिक न्याय के विरोधी हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं या दारा चौहान हैं, ये लोग भी सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, लोहिया को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, ज्योतिबा फुले को मानने वाले हैं, पेरियार को मानने वाले ये लोग हैं। तो स्वाभाविक है वहाँ से हट जाएंगे। यानी कि सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। सर, मैं इसी में एक और सवाल जोड़ना चाहूँगा, इस सवाल को थोड़ा सा और लंबा करना चाहूँगा। सवाल मेरा ये है, तो क्या मान लें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य वो सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं? क्या मान लें कि पूर्व सांसद रमाकांत यादव के बेटे जो बीजेपी से विधायक हैं फूलपुर पवई सीट से आजमगढ़ के, वो सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं? देखिए आप बयान सुनते होंगे जी, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी का बयान सुनते होंगे, सामाजिक न्याय के तहत बयान देती है। और मेरा बेटा भी सामाजिक न्याय के पक्षधर है और वो बयान भी देता है ना। रहा सवाल समय आने पे सब लोग अपने अपने उस पर हो जाते हैं, रास्ते पर अपने अपने विचारों पे आगे बढ़ते हैं लोग। जी। सर, मेरा एक और सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा चुनाव हैं 2022 के पहले चरण का वोटिंग 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता को, क्योंकि आप पुराने नेता रहे हैं और ज़मीनी नेता हैं, आपको मुद्दों की पकड़ है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए या हमारे आजमगढ़ के लिए क्या बेहतर है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए जिस पर जनता का ध्यान जाए? देखिए चुनाव तो पहला तो विकास के नाम पे हो रहा है। इन लोगों ने 5 साल में विकास नहीं किया कुछ, और अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्री काल में बहुत ज़्यादा विकास किया है जी। पहला विकास का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है, जो हमारी बेरोजगार बच्चे हमारे पढ़े हैं उनको रोजगार देने की बात है।
किसानों के मामले को लेकर के है, जो हमारे किसानों को उपेक्षा हो रही, उनका गेहूं चावल धान खरीदा नहीं जाता है। आज भी धान पड़े लोग, खरीदारी नहीं हो रही है। गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया, गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है जी। और सबसे मुख्य मुद्दा जो है बेरोजगारी है, विकास है, और इतना ज़्यादा अपराध बढ़ गया है जी। आप देखते होंगे, चाहे हाथरस घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे मिर्जापुर इलाहाबाद घटना हो, चाहे गोरखपुर के होटल में जो पुलिस वाले व्यापारी को मार डाले हैं जी। तमाम इस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं। तमाम बातों को लेकर के जनता ने बदलाव का मन बनाया है और बदलाव जनता करने जा रही है। बहुत अच्छे तरीके से बदलाव करेगी कि फिर ये कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि चल के उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव लड़ने की कोशिश करें। ये स्थिति बन रही है। समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक रहा है मुस्लिमों के तौर पे। कहा जा रहा है कि इस बार जो मुस्लिम वोट बैंक है पश्चिम में, खास करके पश्चिम में एक बड़ा बेल्ट है मुस्लिम बेल्ट, उसमें सेंधमारी कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या सोचते हैं आप? पहली बात तो देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम भी खड़ा है, दलित भी खड़ा है, बैकवर्ड भी खड़ा है, और जो बुद्धिजीवी तबका है जनरल में, जो सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं जी, वो सभी लोग समाजवादी की पार्टी के साथ हैं। एक तबके की बात नहीं, हर तबके के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग इसमें समाजवादी पार्टी के साथ इस समय खड़े हैं। आजमगढ़ की अगर बात करें सर, तो आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं। अखिलेश यादव जी के बीच चुनाव लड़ने की चर्चा यहाँ पे सुनी गई है। इन सब के बीच आप जैसे नेता भी, अब जो समाजवादी पार्टी के कभी मजबूत स्तंभ रहा करते थे, वो भी वापस आ चुके हैं, यानी पहले से काफ़ी मजबूत स्थिति में। तो क्या लगता है इस बार चुनाव का परिणाम आजमगढ़ में क्या होने जा रहा है? ये तो मैं बहुत पहले बयान दे दिया कि आजमगढ़ में 10 की 10 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगी। सोच लीजिए सर, बेटे को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। नहीं, बेटे को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। सामाजिक न्याय का मामला होता है, आपने कहा ना कि सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय का मामला होता है, देश का मामला होता है, प्रदेश का मामला होता है, समाज के अधिकार का मामला होता है। वहाँ चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई हो, वहाँ निर्णय लिया जाता है। यानी रिश्ते अपनी जगह, विचारधारा अपनी जगह। विचारों समझौता कभी हम नहीं करते हैं। रहा सवाल, आप केवल आजमगढ़ की बात मत करिए, पूरे पूर्वांचल में आप कोई सीट बता दिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में हो। हम इधर पूरा एक तरफ, लेकिन दावा तो कर रहे हैं कि अब की बार 2-3 सीटों पे कमल खिला के रहेंगे बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग तो कहेंगे, झूठ बोलने का आती हैं। अच्छा, बेहाई करते हैं वो लोग। हाँ। और आपने कहा अखिलेश जी के बारे में, अखिलेश जी अगर आजमगढ़ की किसी भी सीट से लड़ जाए तो मेरा दावा है कि उत्तर प्रदेश में उतने ज़्यादा वोटों से कोई नहीं जीतेगा जितने वोटों से जीतेंगे यहाँ। एक चीज़ और मैं समझ लेता हूँ, आप पुराने सहयोगी रहे हैं, साथी रहे योगी आदित्यनाथ जी के, शहर गोरखपुर से लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या आकलन है आपका? अब उनके बारे में 10 मार्च को आप पता करिएगा क्या आंकड़ा है। मैं सिर्फ उनके उस पर्टिकुलर उस सीट के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप 10 मार्च को जब गिनती होगी देखिएगा क्या परिणाम आता है। अच्छा, चौंकाने वाला परिणाम होगा एकदम, जो आप सोच नहीं सकते वो परिणाम होने जा रहा है वहाँ। अच्छा, तो यानी आपकी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र शुक्ला जी की जो पत्नी है, तो स्वर्गीय हो चुके, उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी, उनको जो सपा मैदान में उतारी है, तो क्या आप ये मानते हैं कि वहाँ से सीट निकल के आएगी? 100% सीट निकली, इसलिए कि वो संघ में रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे। उनकी मृत्यु के बाद पहली बात तो कोई नेता गया भी नहीं, न कोई पूछा दुख में है कि सुख में है। इन परिस्थितियों में शुक्ला जी की धर्मपत्नी लड़ रही हैं तो निश्चित रूप से विजय हासिल होगी समाजवादी पार्टी के लिए। आपसे जुड़ा एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या माना जाए कि आजमगढ़ या पूर्वांचल के सबसे बड़े नेताओं में आपका शुमार है, आजमगढ़ की किसी विधानसभा सीट से आप अपनी तकदीर आजमा सकते हैं? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सिपाही हूँ। मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ, हमारे नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी। उनका जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, पार्टी के लिए प्रचार करना है या चुनाव लड़ना है या संगठन में काम करना, जो आदेश होगा उन्हीं के आदेश को हम पालन करेंगे। फूलपुर पवई की जो सीट है सर, जिसपे आपके बेटे जो मौजूदा भाजपा विधायक हैं अरुण कांत यादव जी, बसपा ने यहीं से शकील अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया है, और ऐसी भी चर्चा है कि आपके द्वारा तराशे गए राजनीति में
जैसे शकील साहब हो गए और श्याम बहादुर जी हो गए, जिनको आपने राजनीति में तराशा ले करके आए, उनको एक पहचान दी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी आपके सामने कहीं ना कहीं चुनाव लड़ सकते हैं या अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? भाई देखिए, लोकतंत्र में सबको हक है, सबको अधिकार है दावेदारी करना। हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात को रखना, दावेदारी करना। पार्टी में अगर लोग हैं जी, और निर्णय तो जो नेता का होगा वही मान्य होगा। हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। मैं चाहूँगा आखिर में फिर अपने उस संकल्प को दोहरा दें आप, जैसा आपने शुरू में बताया, क्योंकि मैंने कहा कि भाजपा कह रही कि 300 के पार, तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं। तो आपसे मैं चाहता हूं कि आप बता दें दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या होने जा रहा है। मैंने पहले भी कहा, वो जो कह रहे हैं जी, अपने लिए नहीं कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग 300 पार। वो कह रहे हैं बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा। बदलाव तब होगा जब बीजेपी हटेगी और सपा सरकार में आएगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कह रहे हैं बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये 300 के पार जा रहे हैं। 300 के पार समाजवादी पार्टी जा रही है। बदलाव हो रहा है, जनता बदलाव कर रही है। जनता खदेड़ा भी कर रही है। आपने देखा सीतापुर में, देखा कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में, सिराथू में आपने देखा जी, जब उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर दौड़ाए जा रहे हैं। जी, हमारा तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता किसी गांव में चल जाए उसे सम्मान मिल रहा है, मीठा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, चाय मिल रहा है, हाल चाल पूछ रहे हैं। उनको दौड़ाया जा रहा। बहुत फर्क हो गया दोनों में, यानी माहौल बदल गया है, बहुत बदलाव हुआ है। तो देखा आपने, हमने बात किया राजनीति के एक ऐसे धुरंधर से जिनकी अपनी अलग ही दशा दिशा है। कहा जाता है कि जिस तरफ रमाकांत यादव चलते हैं उस तरफ पूर्वांचल के लोग चलते हैं। इस तरह की बातें उनके समर्थक अक्सर करते रहते हैं। उनसे हमने हर एक मुद्दे पर बेबाकी से बात किया। उन्होंने कहा कि विचारधारा की लड़ाई है, बात रिश्तों की नहीं है। अगर विचारधारा के सामने रिश्ते भी आते हैं तो उनको हम एक तरफ करके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसको प्रवाह देने का, गति देने का काम करेंगे। साथ ही साथ आपका ये दावा है कि समाजवादी पार्टी इस बार 300 के पार आ रही है और सत्ता में आ रही है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। धन्यवाद, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।